नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया के नाम से बना है, INDIA के नाम से, उसकी अगली बैठक आपको पता है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। लेकिन उससे पहले, बैठक से पहले कई चीज़ों की तैयारी हो रही है। तैयारी किन बातों की हो रही है कि इस बैठक में तय किया जाएगा कि इसका चेयरमैन कौन होगा, इस गठबंधन का, इसका संयोजक यानी कन्वीनर कौन होगा, इसका सेक्रेटेरिएट का स्वरूप क्या होगा, कितने सदस्य रहेंगे। अलग अलग सुझाव हैं, 11 का है, 22 का है, अलग अलग संख्या, अलग अलग लोगों ने उसका सुझाव दिया है। और उसके अलावा स्पोक्स पर्सन कौन होंगे जो गठबंधन की ओर से बोलने के लिए अधिकृत होंगे। उसमें कांग्रेस के कितने लोग होंगे, दूसरे दलों के कितने लोग होंगे, ये सब बातें चल रही हैं। चेयरमैन के रूप में और डिप्टी चेयरमैन के रूप में दो सुन रहे हैं कि दो पद होंगे, एक चेयरमैन का, एक डिप्टी चेयरमैन का। ये एकोमोडेट करने के लिए अलग अलग नेताओं को है। ममता बनर्जी फ्रंट रनर हैं चेयरमैन के पद के लिए, और MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो डिप्टी चेयरमैन। अब आप देखिए, दोनों का इस गठबंधन में बहुत महत्व है। अगर इन दो नेताओं, दो इनके दलों को निकाल दें आप गठबंधन से, तो गठबंधन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर गठबंधन कांग्रेस पार्टी ही एक तरह से रह जाएगी और कुछ और दूसरे दल। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी को चेयरमैन क्यों बनाना चाहती है कांग्रेस। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि एंटी बीजेपी फेस के रूप में ममता बनर्जी सबसे ऊपर है। जिस तरह से लगातार वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, बीजेपी का विरोध करने के लिए सत्ता प्रायोजित हिंसा भी करवाने की क्षमता रखती हैं, और करवाया है उन्होंने। इसलिए बीजेपी के खिलाफ कोई एक प्रतीक अगर किसी नेता को बनाया जाए तो वो ममता बनर्जी बनती है। दूसरा कारण, कांग्रेस पार्टी को पता है कि ममता बनर्जी अगर इस गठबंधन से निकल गई या नाराज़ हो गई तो फिर इस गठबंधन का भविष्य या इस गठबंधन का प्रभाव जो है वो क्षीण हो जाएगा। उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। और मैं बार बार आप शुरू से कह रहा हूँ, जब से ये गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, गठबंधन बना, 2 बैठकें हुई, तीसरी होने वाली है, लगातार एक बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को हराने के लिए नहीं है, क्योंकि हराने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हराने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर हराने की क्षमता और इच्छा शक्ति होती तो उसके लिए उस तरह के कार्यक्रम तैयार किए जाते, उस तरह के आंदोलन की रूपरेखा बनती, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है कि जनता को, यानी भारत के मतदाता को ये संदेश दिया जा सके कि हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने को तैयार हैं, लड़ रहे हैं। लड़ने का संदेश देने के लिए ये गठबंधन है। ये आप मानकर चलिए, 2024 में ये गठबंधन से मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये गठबंधन की पार्टियाँ अलग अलग लड़ें तो भी वही परिस्थिति होगी, साथ मिलकर लड़े तो भी वही। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर विपक्ष को होता है कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो है एकजुट हो गया है। और एक पुरानी थ्योरी चलाने वाले जो हैं कि इतने % वोट इस पार्टी को मिले, इतने % इस पार्टी को मिले तो खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ इतने % वोट मिले, और ये वोट पाने वाले सब जुट जाएं तो सत्तारूढ़ दल को हरा सकते हैं, जो कि आज तक कहीं दुनिया में किसी चुनाव में साबित नहीं हुआ है। और ख़ास तौर से जहां FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है, वहां इसका कोई मतलब नहीं होता है। वहां मतलब सिर्फ होता है कि कौन पार्टी कितनी सीटें जीती है। कोई पार्टी ज़्यादा वोट शेयर लेकर भी कम सीटें जीत सकती है, कोई कम वोट शेयर लेकर ज़्यादा सीटें जीत सकती है। कैसे? इस तरह से कि किसी पार्टी का वोट शेयर कंसंट्रेटेड एक कुछ खास इलाकों में हो तो उनमें उसको बड़ी सफलता, ज़्यादा सफलता मिल सकती है। दूसरी पार्टी का वोट तो ज़्यादा हो लेकिन स्कैटर्ड हो, जो सीट में कन्वर्ट होने लायक ना हो, तो उसका वोट ज़्यादा होने के बावजूद उसकी सीटें कम आती। लेकिन अभी तो गठबंधन की बात हो रही है, विपक्षी गठबंधन की।
अब सवाल यह है कि संयोजक कौन होगा। संयोजक पद कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, तो पहले तो त्याग किया कि देखिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद हमने छोड़ दिया, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद पर कांग्रेस से कोई जा नहीं सकता। अगर कोई जाएगा तो वो राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी वैसे तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहे संगठन हो या सरकार हो। जब सरकार थी 10 साल यूपीए की, तब भी सरकार में जाने को तैयार नहीं हुए। संगठन की जिम्मेदारी लेने को बड़ी मुश्किल से 2017 दिसंबर में तैयार हुए और 1.25 साल में छोड़कर भाग गए। तो राहुल गांधी अधिकार चाहते हैं, जवाबदेही नहीं चाहते। बिना पद के उनको अधिकार चाहिए जो उनको मिला हुआ है, तो इसलिए पद की उनको ज़रूरत नहीं है। जो पद पर है सबसे पहले निशाना कुछ भी गड़बड़ होने पर वही बनता है, तो राहुल गांधी उससे भी बचना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये गठबंधन की बैठक में कहेगी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते चेयरमैन पद पर हमारा दावा था, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं। हम डिप्टी चेयरमैन का भी पद छोड़ रहे हैं, लेकिन हमको संयोजक का पद चाहिए। उसको मालूम है कि संयोजक की इस पूरे उसमें बड़ी भूमिका होगी। वो एक तरह का वर्किंग प्रेसिडेंट जैसा होगा। तो उस पद के लिए कांग्रेस पार्टी से 2 लोग इस रेस में हैं। एक मीडिया सेल के प्रभारी और महामंत्री जयराम रमेश, और दूसरे हैं प्रवीण चक्रवर्ती। आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा, हो सकता है बहुत से लोगों ने न भी सुना हो। प्रवीण चक्रवर्ती इस समय एआईसीसी में डेटा एनालिटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, लेकिन ये उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान है 2019 के चुनाव के पहले की उनकी रणनीति। और आपको बता दें कि प्रवीण चक्रवर्ती एक समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एडिट पेज पर लेख लिखा था, जिसके शीर्षक का मतलब था कि क्यों भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, या मोदी को क्यों हराया नहीं जा सकता है। वो प्रवीण चक्रवर्ती, उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई काम मिला नहीं तो वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में ये कहा जाता है, अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, कि जो न्याय योजना की घोषणा की थी राहुल गांधी ने 6,000 रुपये महीने की, वो इन्हीं का आइडिया था। और इनका जो अपना डेटा एनालिटिक्स के जरिए असेसमेंट था 2019 के लोकसभा चुनाव का, वो कह रहे थे कि लगभग 180 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे। और जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद कुछ दिन प्रवीण चक्रवर्ती जो है वो ठंडे बस्ते में रहे, फिर निकल कर आए हैं। उनकी निश्चित रूप से प्रोफेशनल है, उनकी उपयोगिता है। तो वो और जयराम रमेश में से कोई एक संयोजक होगा। अब ये कौन तय करेगा? ये गठबंधन के दल नहीं तय करेंगे, ये तय करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी इस पद पर किसको भेजना चाहते हैं, इससे तय होगा कि संयोजक कौन होगा। लेकिन अभी ये सब शुरुआती चर्चाएं हैं। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है किसी पद के बारे में। ये चर्चा में जो नाम हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन पर डिस्कशन हो रहा है। और हो सकता है कि इनमें से कई नाम जब अंतिम रूप से नाम घोषित किए जाएं पदाधिकारियों के नाम, तो उसमें हो। अब आप देखिए, इतना जितना मैंने आपको बताया उससे आप अंदाज़ा लगाइए इसमें नीतीश कुमार कहाँ है, इसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, इसमें अखिलेश यादव कहाँ हैं। तो लड़ाई बीजेपी से कांग्रेस की जो वास्तविक है वो नॉर्थ और वेस्ट में है, और पदाधिकारी जो है ईस्ट और साउथ से चुने जा रहे हैं। जयराम रमेश चुने जाते हैं तो वो साउथ से होंगे। प्रवीण चक्रवर्ती चुने जाते हैं, अगर नियुक्त होते हैं संयोजक, तो वो ईस्ट से होंगे। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। और इस गठबंधन की स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए कि ये समग्र रूप से पूरे देश में कहाँ मोदी और बीजेपी की चुनौती है उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान पूरा इस बात पर है कि कैसे गठबंधन के प्रभावशाली नेताओं को समायोजित किया जाए। अब आप देखिए कि इसमें बिहार को क्या मिला, तेजस्वी यादव को क्या मिला, और नीतीश कुमार की बात मैंने पहले की। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने इस गठबंधन की बातचीत की शुरुआत की।
बड़ी उम्मीद थी उनको कि पहली ही बैठक में उनको संयोजक बना दिया जाएगा, नहीं हुआ। फिर उम्मीद से गए दूसरी बैठक में बेंगलुरु में कि वहाँ घोषणा हो जाएगी, वहाँ से और ज़्यादा निराश होकर आए जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई। तो उससे नाराज़ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरह से अघोषित बायकॉट करके चले आए, वापस चले आए। अब जब मुंबई की तीसरी बैठक में पदों की घोषणा होगी और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और संयोजक में से कोई पद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि ज़्यादा संभावना ये है कि अगर उनका नाम स्टीयरिंग कमेटी में डाला जाएगा तो वो खुद जाने की बजाय अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। यही काम अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो अब उन्होंने सवाल उठा दिया है कि वो मुंबई की बैठक में जाएंगे कि नहीं। कांग्रेस में अंदर खाने जो बात हुई थी, जो चर्चा हुई थी बैठक में कि 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी करना है, अलका लांबा ने उसको बाहर कर दिया। वो दरअसल सार्वजनिक नहीं किया जाना था। कांग्रेस को अंदर खाने अपनी तैयारी 7 सीटों की शुरू करनी थी बिना इसकी घोषणा किए हुए। अलका लांबा के बोल देने से बात बाहर आ गई। अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही, लेकिन हो नहीं रहा है। केजरीवाल की पार्टी कह रही कि अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन चाहती ही नहीं है तो फिर हमारे लिए मुंबई की बैठक में जाने का मतलब क्या है। अब सवाल ये है कि ये स्थिति आने के बाद कांग्रेस क्या फिर आम आदमी पार्टी को मनाएगी तो अरविंद केजरीवाल की निश्चित रूप से कुछ शर्त होगी। क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल की नई शर्त को मानेगी? ये सवाल हैं जिनका जवाब मुंबई में खोजना है कांग्रेस पार्टी उसके साथी दलों को। लेकिन सबसे इस पूरे प्रकरण में सबसे बुरा हो रहा है बेचारे नीतीश कुमार के साथ। कितने अरमानों के साथ उन्होंने ये जो है अभियान शुरू किया था विपक्षी एकता का। उनको कम से कम जिस तरह से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने एक उनको सम्मान देने की कोशिश की थी, शायद उनको भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तो कम से कम विपक्षी एकता का संयोजक बनाकर या चेयरमैन बनाकर जो है वो ये सम्मान देने की कोशिश होगी। वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद मिलने वाला है। मान लीजिए कि दे देते तो 3 पद हैं जिन पर वो मान सकते हैं शायद। एक है संयोजक का, दूसरा है डिप्टी चेयरमैन का, तीसरा चेयरमैन का। तो आप ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी चेयरमैन से कम का कोई पद लेने को तैयार नहीं होंगी, खास तौर से ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस से कोई चेयरमैन के पद का दावा नहीं कर रहा है। तो झगड़े बहुत हैं और पनघट की डगर बड़ी कठिन है। ये सब मुद्दे अगर मुंबई की बैठक को सुचारू रूप से चलाना है तो इन सब मुद्दों पर सहमति बैठक शुरू होने से पहले बनानी पड़ेगी। अगर वहाँ बनाने की कोशिश हुई तो नई समस्याएं आएंगी। पहले से ही समस्याएं हैं। मैंने नीतीश कुमार की बात की, मैंने अरविंद केजरीवाल की बात की, और शरद पवार को कैसे भूल जाएंगे। अब उनको सफाई देनी पड़ रही है कि वो भतीजे के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। बोलने से क्या होगा? आप जो कर रहे हैं उसका जवाब चाहिए। एक व्यक्ति, चाहे आपका भतीजा ही क्यों ना हो, आपकी पार्टी तोड़कर ले गया। जो शिवसेना का उदाहरण है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि पार्टी चली गई आपके हाथ से, जो आपने बनाई थी, जिसके संस्थापक आप थे, और आप उसी से बार बार मिल रहे हैं। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 4-4 घंटे की मुलाकात हो रही है। और किसी बिजनेसमैन के यहाँ जब मुलाकात होती है 2 नेताओं की, तो आप मान कर चलिए कि वो अरेंज की जाती है। वो सहज और स्वाभाविक मुलाकात नहीं होती है। किसी समझौते के लिए उसको अरेंज किया जाता है। सवाल यह है कि कौन सा समझौता? सुप्रिया सुले ने पहले कहा हमको मालूम नहीं क्या हुआ बैठक में, फिर कहा कि नहीं ऐसा कोई ऑफर नहीं था। अब देखिए, शरद पवार तो पूरी तरह से दागी बन चुके हैं, तो शरद पवार की विश्वसनीयता तो खत्म हो चुकी है। इस सवाल का भी जवाब ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को मुंबई में। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शरद पवार को माइनस करके चुनाव की तैयारी शुरू करने जा रही है। तो एक विकेट तो मुझे लग रहा है कि जो है वो चुनाव आने से पहले गिर जाएगा।
और कोई विकेट गिरेगा कि नहीं, ये मुंबई की बैठक से तय होगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल का भी मामला तय होना है कि वो बैठक में जाएंगे कि नहीं, जाएंगे तो किस शर्त पर जाएंगे। अब सवाल इस बात का हो गया है। अलका लांबा के बयान से पहले कोई शर्त नहीं थी, अब निश्चित रूप से कोई ना कोई शर्त होगी। और क्या कांग्रेस और उसके साथी दल इसके लिए मान जाएंगे, सवाल इस बात का है। तो देखिए क्या होता है मुंबई में। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।